गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसके पहले क्लास में हम लोग एम्प्लॉय डिसिप्लिन की बात कर रहे थे और जैसा हमको याद है हम लोगों ने प्रोसीजर जो डोमेस्टिक इंक्वायरी का होता है स्टार्टिंग विथ चार्जशीट हम लोगों ने इसका बात किया था। है तोशी, एम आई राइट? यस सर, लास्ट टॉपिक था वो मेजर और माइनर पनिशमेंट वाला। मेजर और माइनर पनिशमेंट भी बताया था। यस। अब मैं 1 मिनट के लिए अपने स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप उसको पहले शेयर करना होगा ना। ये आ रहा है? यस सर। अब हमको ये बताइए कि किसी भी वर्कर को ऐसे कंडक्ट के लिए भी पनिश किया जा सकता है जो कि मिसकंडक्ट में इन्यूमरेटेड नहीं है? नो सर, अगर मिसकंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन की हुई है कि ये मिसकंडक्ट है और इसको नहीं करना है तो ठीक है, और अगर नहीं एक्सप्लेन किए तब भी कर रहा है तो हमको नहीं लगता कि उस पर कोई एक्शन लिया जाए। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के बारे में हम लोगों ने बताया था, बात किया था। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में पढ़ा आपने? यस सर। कोई भी मिसकंडक्ट जो स्टैंडिंग ऑर्डर में इन्यूमरेटेड नहीं है उसके लिए पनिशमेंट नहीं हो सकता है। और इसका प्रावधान कहाँ है? इसका प्रावधान, इसका प्रोविजन कहाँ पर है कि फॉर अगर मिसकंडक्ट इन्यूमरेटेड नहीं है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है? यस सर। So unless an act or omission is prescribed as misconduct, it is not open to the employer to fish out some misconduct, some conduct as misconduct and punish the workman, though the alleged misconduct would not be comprehended in any enumerated misconduct. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक श्रीमान थे रसिक लाल पटेल। ये पहले सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर में काम कर रहे थे। वहां पर इनको एक प्रूव्ड मिसकंडक्ट के लिए इनकी
इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाकर इनको इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। ये हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। वहां से आके उन्होंने एक कॉलेज में ज्वाइन किया, फिर वहां से एक अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में एक हेड क्लर्क के बहाली का एडवर्टीजमेंट निकला था। इन्होंने उसके लिए फॉर्म भरा। उस एप्लीकेशन में एक कॉलम दिया गया था कि आप प्रीवियसली किसी एम्प्लॉयमेंट में थे तो आप क्या रिजाइन करके ये नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप डिसमिस हो गए हैं। जो भी डिटेल्स है वो आपको फर्निश करना है। इन्होंने इस बात को सप्रेस कर लिया कि हम डिसमिस्ड हो चुके हैं, हम डिसमिस्ड एम्प्लॉई हैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के। इन्होंने लिखा कि हम एक खास इस पीरियड से इस पीरियड तक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और वहां से रिजाइन करके हम ये हेड क्लर्क की नौकरी करना चाहते हैं। वहां हम रिजाइन कर दिए, इनको नौकरी मिल गई। बाद में पता चला कि ये तो इस बात को छुपा लिए हैं, सप्रेस करके नौकरी ज्वाइन कर लिए कि हम डिसमिस्ड नहीं है। चूंकि डिसमिस्ड एम्प्लॉय का हम अभी बताएंगे का ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि आप अपना पेंशनरी राइट भी लूज कर जाते हैं, आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा और आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट भी आपको नहीं हो सकता है। तो बाद में जब पता चला तो इनके ऊपर कार्रवाई चली। कार्रवाई में जो आदेश हुआ उसको जो ट्राइब्यूनल था डोमेस्टिक इंक्वायरी में ये गिल्टी प्रूव हो गया। जो ट्राइब्यूनल्स में चैलेंज हुआ वहां पर ये हो गया कि नहीं भाई ये तो छुपा लिए हैं, ये कुछ नहीं है, ही हैज टू गो। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तय है कि ऐसे चूंकि उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का जो स्टैंडिंग ऑर्डर था या सर्विस रेगुलेशन था उसमें ये एज ए मिसकंडक्ट इन्यूमरेटेड नहीं था कि आप अपनी नौकरी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं उसमें अगर आप कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भरते हैं तो उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है कि नहीं, ये इन्यूमरेटेड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनइन्यूमरेटेड मिसकंडक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये सप्रेस्ड किए हैं इसीलिए मेरा डिस्क्रेशन है, हम इनके फेवर में अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लीव ग्रांट नहीं करेंगे। तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि भाई ही हैज कमिटेड सीरियस मिसकंडक्ट एंड ही हैज बीन राइटली डिसमिस्ड, वो बहाल रह गया। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि इफ द मिसकंडक्ट इज नॉट इन्यूमरेटेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर वन कैनॉट बी पनिश्ड। अब हमको बताइए कि पनिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में ये मेंशन है एज ए मिसकंडक्ट कि आपका एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होना चाहिए और आपका 100 क्या कहते हैं, you have to maintain absolute integrity and you have to give absolute devotion to the duty. अब इस तरह के मिसकंडक्ट चला, इस तरह के काउजेस को ये क्यों कहा, ऐसा जो कहा कि भाई आप इन अनइन्यूमरेटेड के लिए नहीं कर सकते हैं, क्यों, ऐसे इसके पीछे क्या कारण था। अगर आप कह दीजिएगा कि आप जिस बात के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि मिसकंडक्ट इन्यूमरेटेड ही हो, तो एम्प्लॉयर को क्या होगा, वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड राइट हो जाएगा उसको आपको पनिश करने का। एम्प्लॉई उसके टेंटर हुक पर या एम्प्लॉयर के वैगरीज पर डिपेंड करने लगेगा। किसी को अगर एम्प्लॉयर को लगा कि अच्छा चलो इसको हटाना है तो उसको प्रोसीडिंग कर देगा। इसीलिए कहा कि इन्यूमरेटेड होना चाहिए और इसकी पूरी जानकारी एम्प्लॉई को होना चाहिए फ्रॉम बिफोर। अब एक केस ऐसा आया जिसमें कि ये कलर केमिकल्स लिमिटेड, इसमें केस आया कि एक एम्प्लॉई को ये कह के चार्जशीट किया गया कि यू फेल टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी।
मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा और कहा कि ये हमारा, बोला कि इवन इफ आप स्टैंडिंग ऑर्डर में इस तरह के मिसकंडक्ट को एन्यूमरेट करते हैं कि यू फेल टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव वर्ड है। ये आप कैसे डिटरमिन कीजिएगा कि इनका जो इंटेग्रिटी था वो एब्सोल्यूट नहीं था? These are the things which cannot be determined. डोमेस्टिक इंक्वायरी में हम क्या करते हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होता है। इस फैक्ट की का एम्प्लॉयर जांच करवाता है कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है कि नहीं किया है। लेकिन अगर जांच का ये हो जाए कि इनका एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी था कि नहीं था, ये इनका टोटल डिवोशन था कि नहीं था, तो ये जांच पाना बहुत मुश्किल है, ये तय करना बहुत मुश्किल है कि ये टोटल डिवोशन नहीं था, ये टोटल इंटेग्रिटी नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में इस तरह के चीजों को मिसकंडक्ट में डाल भी दिए हैं तो दैट विल नॉट बी अ मिसकंडक्ट। आपका मिसकंडक्ट बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, जिसका कि एक ही मीनिंग निकले। इसका तो कुछ समझ ही नहीं है। कोई किसी को कहेगा एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी नहीं है, कोई किसी को कहेगा। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक और सिचुएशंस हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉई कुछ ऐसा काम करता है जो एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, और लेकिन वहां पर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर अभी तक नहीं है, स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति, इस इशू को भी सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, इस इशू को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि एम्प्लॉय को हो गया, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। रॉडी एलिमेंट है आप, जो मेरा कंप्यूटर का ये खराब हो गया, तो कुछ ऐसा सीरियस मिसकंडक्ट आप अगर कर रहे हैं, इवन इफ देयर इज नो स्टैंडिंग, इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, द एम्प्लॉयर कैन टेक action against you provided your conduct is very grave and it affects the interest of the organization. आ गया। मैं इसको पढ़ता हूं, एक सेकंड जरा देख लें क्या कह रहे हैं। हेलो राघवेंद्र, it is true that in the absence of standing orders it would be open to the employer to consider reasonably what conduct can be properly treated as misconduct. It would be difficult to lay down any general rule in respect of this problem. Acts which are subversive of discipline amongst the employees would constitute misconduct. Rowdy conduct in the course of working hours would constitute misconduct. Misbehavior committed even outside working hours but between the employees of the said concern may some
in some cases constitute misconduct. If it is of such a character that would not be regarded as worthy of employment. So even if misconduct defined नहीं है, even if standing order नहीं बना है, तब भी अगर ऐसा काम करते हैं जो जिसको कि डिफेंड नहीं किया जा सकता है, तो आपको आपके ऊपर प्रोसीडिंग हो सकता है. ये तीनों सिचुएशंस हम लोगों ने देखा. अब एक हम आपको बताना चाहते थे कि ये जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसमें किस तरह के कंडक्ट को मिसकंडक्ट कहा गया है ना. यस अब इन जैसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी, absence without leave, non-performance of jobs, disobedience of orders, disrespect or assaulting superior. सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा. हाँ करते हैं. ब्रीच ऑफ ड्यूटी लिख दें क्या? Should I write it down? नो सर बोल दीजिए, हम लिख लेंगे. अच्छा. Breach of duty, absence without leave, non-performance of jobs, disobedience of orders, breach of discipline, disrespect or assaulting superior, corruption, damage to property, theft, fraud, or dishonesty in connection with employer's business, illegal strike. ये सभी मिसकंडक्ट, जो मॉडल मिसकंडक्ट है, उसके अंदर इन लोगों इन 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 मिसकंडक्ट्स को लिखा गया है. उस मॉडल के आधार पर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेगी. स्टैंडिंग ऑर्डर, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के क्लॉज 14 में इसका डिस्क्रिप्शन है. ये A to J तक है. ये एक एग्जॉस्टिव नहीं है, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जांपल, इफ यू कमिट दीज थिंग्स, इट वुड बी कंसिडर्ड एज मिसकंडक्ट. रिमेडियल मेजर्स हम लोगों ने बताया था कि डिसिप्लिनरी एक्शन करना होगा. उसके जो प्रोसेसेस का हम लोगों ने बात किया था. और क्या क्या पनिशमेंट्स है अगर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसीडिंग में आपको गिल्टी होल्ड कर दिया गया, तो आपको किस तरह के पनिशमेंट अवॉर्ड किए जा सकते हैं. माइनर और मेजर दो तो है ही है. मेजर पनिशमेंट्स में क्या क्या आएंगे? तो ये जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें
पनिशमेंट के रूप में एक सस्पेंशन, दूसरा डिसमिशल और एक फाइन को पनिशमेंट कहा गया है। कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स में सेंसर और सर ये मेजर है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज मेजर पनिशमेंट। डिसमिशल दो अभी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होता है, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगर आपको सस्पेंड किया जाता है आफ्टर होल्डिंग यू गिल्टी, then it would be a punishment. But before departmental proceeding, in contemplation of departmental proceeding, जब departmental proceeding वो शुरू करने जा रहे हैं और आपको सस्पेंड करते हैं तो वो पनिशमेंट नहीं होता है। दैट इज टू फैसिलिटेट, आप एक जहां पर पोस्टेड हैं अगर वहां अगर आपको काम करने दिया जाए तो हो सकता है आप इंक्वायरी में बाधा डालिएगा, तो उसको आपको सस्पेंड करके आपका हेडक्वार्टर दूसरे जगह फिक्स कर दिया जाता है। सो दैट सस्पेंशन दो तरह का होता है, एक आफ्टर होल्डिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और एक बिफोर होल्डिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अगर आपका सस्पेंशन बिफोर होल्डिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है, दैट वुड नॉट बी अ पनिशमेंट। दिस इज टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक इंक्वायरी। समझ रही है तुसी? यस सर। एंड आफ्टर द प्रोसीडिंग आपको देखा गया कि आप मिसकंडक्ट किए हैं जो कि प्रूव हो गया है। फॉर प्रूव मिसकंडक्ट अगर आपको सस्पेंड किया जाता है, दैट वुड बी अ पनिशमेंट। दूसरा है डिसमिसल। आपकी सर्विस आपका सर्विस समाप्त हो जाएगा, आप किसी भी पेंशनरी बेनिफिट के लिए हकदार नहीं रहेंगे, आप का फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन इसी के अलावा कभी कभी आपको मेजर पनिशमेंट्स में भी डिसमिसल से लेस पनिशमेंट, जैसे कि आपका रिडक्शन इन रैंक कर दिया। आप मान लीजिए कि इंस्पेक्टर हैं, आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया, आपके नीचे आप जिस रैंक में हैं उससे नीचे के रैंक में आपको कर डाल दिया। रिडक्शन इन रैंक इज ऑल्सो ए मेजर पनिशमेंट। और ये जो डिसमिसल होता है इसमें आपको कोई पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लेकिन इसी की जगह एक रिमूवल ऑफ सर्विस लेसर डिग्री में करने के लिए अगर रिमूवल ऑफ सर्विस होता है तो आपको पेंशन भी मिलेगा और आपके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को भी उससे, केवल आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करिएगा, यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन and you would be entitled for the benefits also. एक पनिशमेंट कंपलसरी रिटायरमेंट का भी होता है। दिस में भी इन टू वेज, बाय वे ऑफ पनिशमेंट ऑल्सो और विदाउट पनिशिंग। अगर देखा कि ये आदमी अब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ही इज ए डेड वुड, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको कुछ बेनिफिट देके कंपलसरीली रिटायर्ड करा दिया जाता है। लेकिन बाय वे ऑफ पनिशमेंट भी कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकता है, दैट इज एज गुड एज रिमूवल। अगर आप कंपलसरीली रिटायर्ड कराए जाते हैं तो भी आप बेनिफिट के इंटाइटल हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स, एंड दैट विल नॉट अफेक्ट योर सर कंपलसरी रिटायरमेंट में दो क्या था? कंपलसरी रिटायरमेंट कभी कभी विदाउट पनिशमेंट, आपको बगैर सजा दिए हुए भी अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि इनको अब रखना किसी फायदे की बात नहीं है, इनके ऊपर तो खर्चा इतना हो रहा है लेकिन ये कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं है, तो आपको सर्टेन बेनिफिट्स, कुछ महीने का सैलरी, ये वो कुछ एक वन टाइम पेमेंट वेट करके आपको रिटायर्ड करा दिया जा सकता है कंपलसरीली। You don't, compulsory means you don't wish to retire, but you are forced to retire. This is compulsory retirement. एक voluntary retirement भी होता है जहां पर कि आप खुद जाना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं घर में आराम करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, हमको रिटायर करा दीजिए। सर पर कंपलसरी रिटायरमेंट एक तरह का पनिशमेंट तो नहीं लग रहा है, तो अच्छा है। हाँ, कंपलसरी रिटायरमेंट ये और एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज ही इज आस्क्ड टू गो, बट देन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये ही इज अ डेड वुड,
to retain him is not will not give me any benefit, तो उसको रिटायर कर। लेकिन बाई वे ऑफ पनिशमेंट भी कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भाई पनिशमेंट से कंपल्सरी रिटायरमेंट तो हम समझ रहे हैं, बिना पनिशमेंट का हो सकता है कि नहीं, तो आप ये बता सकते हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन। मैंने बता दिया सस्पेंशन में आपकी नौकरी पूरी तरह समाप्त नहीं होती है, यू आर टेम्पररीली ट्रीटेड एज आउट ऑफ सर्विस, है ना। और कोई भी सस्पेंशन या इन कंटेम्पलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो, या फिर बाय वे ऑफ पनिशमेंट हो आफ्टर होल्डिंग यू गिल्टी, कोई भी सस्पेंशन इनडेफिनिट पीरियड के नहीं हो सकता है कि आज आपको सस्पेंड कर दिया और उसको बंद कर दिया फाइल को और आप हमेशा के लिए सस्पेंड रहिए, ये नहीं। इट कैनॉट बी फॉर इनडेफिनिट पीरियड। आपको सस्पेंड किया जाएगा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में, तो अधिक से अधिक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के कंक्लूजन तक, या अभी तो जो सर्विस रूल्स बन रहे हैं उसमें उनको 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर आप सस्पेंड करिए और 90 दिन में आप उनका जो आरोप पत्र है, चार्जशीट है, वो जमा कर दीजिए। उसके आगे चार्जशीट सबमिट होने के बाद अगर जरूरत है तो आप फर्दर उनको सस्पेंड रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंक्लूड करने का जो उसमें टाइम है, स्टैट्यूटरी रूल्स में आजकल टाइम भी फ्रेम किया हुआ होता है, तो वो मैक्सिमम उस पीरियड तक हो सकते हैं। और जो बाय वे ऑफ पनिशमेंट भी होता है, तो वो सस्पेंशन भी फॉर ए सर्टेन पीरियड होता है, 3 years, 5 years, 6 years, 2 years। ये एम्प्लॉयर के डिस्क्रेशन पर है, आपको वो कितना पनिशमेंट कर सकता है। पनिशमेंट एम्प्लॉयर के डिस्क्रेशन पे हमेशा होता है, लेकिन ये जो पनिशमेंट है, दिस शुड नॉट बी शॉकिंग टू द कंसाइंस। जैसे कि एक केस था जिसमें एक एम्प्लॉय था जो प्लांट में काम कर रहा था, और वो मशीन्स तो उसका चल रहा था, लेकिन वो कुर्सी पर, उसको देखना था कि वो बैठ के उसको वॉच करना था, और वो कुर्सी पर बैठ के सो रहा था। उसके सुपरवाइजर आए और देखा कि ये आदमी सो रहा है। वो उसको अगला दिन उसको नोटिस दिया कि क्यों नहीं आपको वहां पर कार्रवाई किया जाए, और उसको प्रोसीडिंग चला के और उसको डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो सो रहा था, मिसकंडक्ट तो हुआ ही, लेकिन इट्स ए नेग्लिजेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। ये इस तरह का मिसकंडक्ट नहीं है जिसके लिए कि आप उसको डिसमिस ही कर दीजिए। तो यू employer has the discretion, but that should not be shocking to the conscience, that should not be disproportionate। जिस तरह का मिसकंडक्ट किया है उसी तरह का उसको पनिशमेंट दीजिए। और कोई आदमी एक ही मिसकंडक्ट को अगर रिपीट करता है तो उसको नॉर्मली जो मिसकंडक्ट का पनिशमेंट होना चाहिए उससे बहुत अधिक मिलता है। मैं एक केस कर रहा था जिसमें कैनरा बैंक का एक एम्प्लॉई था। वो कैश काउंटर पर जो लोग पैसा जमा करते थे, उसके हर आदमी के पैसा में से 10 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया, 8 रुपया इस तरह से कम करके जमा कर देता था, और रोज वो 200, 500, 400 कमा लेता था। मतलब आज से नहीं, आज 2000 की बात है, 20-22 साल पहले की बात है। और वो बहुत सा आदमी तो नहीं नोटिस करता था कि भाई जितना था वो लमसम देखता है कि मेरा इतना होना चाहिए, अब 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कम है या ज्यादा है उतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन एक महिला थी, कुछ लोगों को ध्यान में रहता था। एक महिला थी, उसको उसने देखा कि उसने कहा कि मैंने जो जितना जमा किया था और जो ये मेरे जमा हुआ उसमें 13 रुपए की कमी है। विभाग ने उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाया, उसको पनिशमेंट हुआ। उसको डिफेंड करने के लिए हम लोग हाईकोर्ट में रिट फाइल किए थे। मैंने उसको कहा कि साहब आप ये कौन सा काम किए हैं, अभी 18,000 रुपया हमको आप फीस दिए हैं और आपने 13 रुपया के लिए ये 18,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। बोला कि सर हम तो पकड़ा गए ना 13 रुपया में, हम तो ऐसा कितना कर चुके हैं, आज पहली बार पकड़ाए हैं। तो ऐसा अगर 13 रुपया का ही मिसकंडक्ट हो, अगर आप रिपीटेडली करते हुए पकड़े जाइएगा तो यू वुड बी गिवन एग्रेवेटेड पनिशमेंट, है ना। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, सस्पेंशन, डिसमिसल के बारे में हमको लगता है अब इससे अधिक आपका कोई सवाल है तो बताइए।
हम लोगों ने वो भी देख आपको बता दिया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग प्रॉम्प्टली करना है, नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस होना चाहिए, एम्प्लॉय को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. I don't think anything else is required. Even if you सर want something. यहाँ वॉलेंट्री आई थिंक आपने Yes. कुछ बोला था। मैंने कहा था कि रिटायरमेंट जो कंपलसरी होता है वो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको कंपेल किया जा रहा है रिटायर करने के लिए। और जब आप खुद से रिटायर होना चाहते हैं, कोई आपसे नहीं कहा है कि साहब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, तो वो रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट है। सर्विस लॉ में या बिजनेस लॉ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस में एक ऐसा सिचुएशंस भी आता है जब एम्प्लॉय खुद अपना रिजाइन करके जाना चाहता है, उसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। लेकिन जब आपको ऑर्गेनाइजेशन कंपेल करता है तो दैट वुड बी अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। समझ गए? यस सर। सर ये तो सारे हम लोग मेजर पनिशमेंट के बारे में बात किए ना। हाँ, आप मेजर पनिशमेंट्स के बारे में बात की हैं। गुड गुड। अब माइनर पनिशमेंट्स क्या है? सेंसर एंड वार्निंग। अब सर्विस लॉ में देखिएगा, किसी को मतलब एनुअल इंक्रीमेंट 100 रुपए मिलता है, उसको 2 साल के लिए उसका इंक्रीमेंट रोक दिया। तो फॉर ट्रिवियल ऑफेंसेस जिसका कि बहुत ज्यादा, जिससे कि ये इसलिए दिया जाता है कि इस पनिशमेंट करके आप में सुधार आ जाए, आपको लगे कि सर ऐसा काम करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। और ये सेंसर और वार्निंग जो मैंने इंडस्ट्रियल वो जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में इसका पनिशमेंट है, वो वहां पर क्या है, इट इज नॉट अ पनिशमेंट बेसिकली, इट्स अ वार्निंग इन राइटिंग। आपको वार्न कर दिया गया कि यस वी हैव कमिटेड ए मिस्टेक, हम आपको पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं बट हम आपको वार्न कर रहे हैं। तो आपके सर्विस में उसका कुछ असर तो होगा ही कि एक बार आपको सेंसर किया जा चुका है, वार्निंग किया जा चुका है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है फ्यूचर प्रमोशंस का। बट इट इज बहुत अधिक इम्पैक्ट इसका आपके वेजेस पर, आपके फ्यूचर सर्विस एस्पेक्ट पर नहीं पड़ता है, माइनर नेचर का इसीलिए कहा गया। और आप जो काम भी किए रहते हैं, जैसे नेग्लिजेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी था, तो द एम्प्लॉय कुड हैव बीन वार्न्ड दैट लुक हियर आई फाउंड यू स्लीपिंग बट प्लीज डोंट रिपीट इट। तो ये माइनर पनिशमेंट है। कुछ फाइन कर दिया, आप कल नहीं आए थे, आप 3 दिन से नहीं आए हैं, आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन कर दिया गया। तो ये सब माइनर चीज है। लेकिन आप किसी को डिसमिस ही कर दीजिएगा, किसी को आप इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना दीजिए, किसी को आप सस्पेंड कर दिए कि 5 साल के लिए घर जाइए, किसी को आप कंपल्सरी रिटायर करा दीजिए, तो वो तो सीन ही बदल गया ना उसका। तो वैसे में बहुत प्रिकॉशंस लिया जाता है और वैसे में डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग बहुत सही ढंग से होना चाहिए। एम्प्लॉय को अपने को डिफेंड करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ये सब उसमें देखा गया है, होना चाहिए। अब मैं सोच रहा था एक टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का पढ़ाऊंगा आज मैं आपको, उसको थोड़ा सा बताता हूं। अब ये देखिए, बार्गेनिंग आप और हम सब समझते हैं। अभी आप मान लीजिए कि हम गए आम खरीदने, और जो आम बेचने वाला है वो बोला कि 100 रुपए का 1.5 किलो देंगे। मैं कल खरीदा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो मैंने कहा कि नहीं साहब, हम तो कल 40 रुपए किलो खरीदे हैं। बोला कि ऐसा कीजिए सर, 2 किलो ले लीजिए तो मैं 100 रुपए में दे दूंगा आपको। तो ये मेरे और उसके बीच में एक बार्गेनिंग हुआ, नेगोशिएशंस हुआ। यही नेगोशिएशन जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में होता है रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस कंडीशंस के बारे में, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव इसलिए होता है कि पूरे एम्प्लॉइज के बिहाफ में या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के बिहाफ में ये बार्गेनिंग किया जाता है। जहाँ ट्रेड यूनियन है वहाँ ट्रेड यूनियन करती है, और वहाँ दोनों अपने अपने बेनिफिट के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन नेगोशिएशंस के थ्रू से होता है। तो इसको डेमोक्रेटिक बार्गेनिंग भी कहा जाता है, जहां पर कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या होना चाहिए और उसको डिसाइड करते हैं। तो यही
यही कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रिसाइजली आप यही समझिए, ये It is एक negotiation between employer and employer. हाँ, बिटवीन employer or his representative or delegate and the employee or his delegate or representative. It relates to the service conditions of the employee. एम्प्लॉई को जिस काम से जो अपना उसको वर्किंग कंडीशंस चाहिए, उसको जो वेज सिक्योरिटी चाहिए, उसको जो सर्विस बेनिफिट्स चाहिए, और एम्प्लॉयर उसको कितना दे सकता है, उसको भी पास तो ऐसा नहीं है कि जितना चाहेगा उतना खर्च कर सकता है। तो वो ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई अभी मेरा फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है, इतना तक है, मैं आपको इतना दे सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। तो ये जब आपस में मिलके डिसाइड कर लेते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्री पर। हॉस्टिलिटी नहीं होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो उस काम को खुद स्वीकार कर लेते हैं कि हम लोगों ने तो म्यूचुअली ये डिसाइड किया था, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही इसका डेफिनेशंस कई लोगों ने इसको डिफाइन किया है। एक डेफिनेशंस इसका इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दिया गया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। एक जमाने में, आजकल तो इसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन जब हम लोग कॉलेज में थे तब इसको बहुत बड़ा चीज माना जाता था। किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जाके देखिए, वो इंसाइक्लोपीडिया था जहाँ हर चीज अवेलेबल था। उस इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसका डेफिनेशंस दिया। उसने कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ नेगोशिएशन। माइंड द वर्ड नेगोशिएशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक नेगोशिएशन है between the employer or group of employees and a group of working people to reach an agreement on working conditions. तो जो आपका वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए उसके बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में जो नेगोशिएशंस होता है और उसके बेसिस पर वो जिस एग्रीमेंट पर आते हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक श्रीमान है, इनका नाम है लॉर्डिंग टेलर। इन्होंने भी कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि द कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट बियर्स इन इट्स मेनी प्रोविजंस the imprints of decades of activity contending for labor equality, recognition of notions underlying collective negotiation. Indeed, in collective bargaining agreement is to be found a culminating purpose for labor activity. तो मैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में अगला क्लास में हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे। एक बैकग्राउंड हम आपको बता दिए हैं। Though we have 10 minutes, but I'm stopping here. I'm a bit tired. मैं पटना से बाहर था, एक फंक्शन में बाहर था, सुबह पहुंचा हूँ 12-1 बजे कल, इसीलिए हम लोग का क्लास भी नहीं हुआ था। Employee discipline से related anybody has any question? If you people will not raise questions, then for the next class I will start asking questions. So I have doubt that whether you are understanding it or not understanding it. सौरभ कश्यप, हाँ बोलिए 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 बोलिए। कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है। तो ये मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लेना चाहता था कि वजह आप समझ पाते हैं ना ठीक से? यस सर। चलिए, तब कल के लिए आप लोग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बार्गेनिंग को देख हम लोग बात, हेल्दी